मैं इस आदमी की पत्नी होने से इनकार करती हूँ। रात के 12 बज रहे थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम करके सब लोग थक चुके थे। आज तन्वी की सगाई थी। मेहमान भी सब यही लोकल में रहते थे। इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू सीमा और छोटी बेटी तन्वी रसोई में अपना काम निपटाकर थकी मांदी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाती वहीं छिटक गई। एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार आवाज तेज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाजा खोल देने में कोई समझदारी नहीं थी। इसीलिए सौम्या जाकर अपने पति आकाश को जगा लाई। आकाश ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी ही आवाज आई, मैं। उसके बाद रुदन की आवाज आ रही थी। शायद जो कोई दरवाजे पर था वो रो रहा था। आवाज में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी। इसीलिए वह यह समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। आखिर आकाश ने तन्वी को इशारा किया, जाओ जाकर पापा को जगा लाओ। तन्वी अंदर गई और अपने पिता रघुवीर जी को जगा कर ले आई। रुदन अभी भी बदस्तूर जारी था। कुछ देर तो रघुवीर जी भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक औरत सोल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। आकाश और रघुवीर जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। इतने में शीला जी भी आ गई और रघुवीर जी को बोली, अरे जरा हिम्मत करके देखिए तो सही कौन है, और यूं हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है। पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अपशकुन फैलाने हमारे घर आ गया है। आखिर रघुवीर जी ने हिम्मत करके बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से सोल हटाया। उसका चेहरा देखते ही वो हैरान हो रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे अवनी। उनके मुंह से अवनी नाम सुनते ही शीला जी और आकाश दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर शीला जी की रुलाई छूट गई। हाय मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर, और उसके चेहरे पर चोट के निशान कैसे? तब तक आकाश ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो। क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? पहले अवनी को अंदर तो लेकर आओ। अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर आकाश और शीला जी अवनी को सहारा देकर घर में लेकर आए। अंदर आने के बाद उसे सोफे पर बैठाया। तब तक अवनी थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ, मुझे मार डालेंगे। वो पति नहीं है, शैतान है। वो मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए वो जोर जोर से रो रही थी। रघुवीर जी कुछ कहने को हुए तो शीला जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर तक शीला जी उसे चुप कराती रही। अब अवनी चुप हो गई। तब शीला जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर अब क्या हो गया? शीला जी के इस सवाल से अवनी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ आज तन्वी की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने के टॉप्स दिए थे। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपये दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझ पर तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तो बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था।
जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त आकाश कमाता नहीं था, अब घर में दो लोग कमाने वाले हो गए तो अपने अनुसार दे रहे हैं, तो आपके कंवर साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया, ये कहकर कि मैं उनकी माँ से जबान लड़ा रही हूँ। माँ, मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मारकर थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई माँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ, पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझा कर वापस भेज दिया, पर मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, शीला जी ने कहा। तभी अचानक से रघुवीर जी की आवाज गूंजी, अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, कुछ दिनों बाद उसकी शादी है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वो हमने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम ही हो कि लड़ झगड़ करके अपना घर छोड़कर आ गई। अब क्या बैठ करके मैं तुम लोगों के घर के मामलों को ही सुलझाता रहूंगा। अपने पापा की आवाज सुनकर अवनी और घबरा गई। इधर शीला जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर रघुवीर जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब ये ससुराल हो चुकी है, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में ये अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधन जी और कंवर साहब को, ये कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लाड लड़ाना है रात भर लड़ा लो, समझी तुम। कहकर रघुवीर जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही रघुवीर जी ने अवनी के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भागकर जाने के लिए माफी मांगी। तब उनकी समधन जी मुंह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए इसकी। कल को उठकर कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर रघुवीर जी ने एक नज़र गुस्से में अवनी की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं, पर समधी जी इस बार तो आपने अच्छा नहीं किया। नई समधन के लिए तो आपने आपके पास देने के लिए कानों के सोने के टोप्स आ गए और हमें तो आपने सस्ते में निपटा दिया था। 2 बेटियां हैं तो दोनों को बराबरी का देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। रघुवीर जी तो पहले झेप गए, फिर उन्होंने अपनी ड्रॉप मिटाते हुए कहा, हाँ हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा हूँ। तन्वी की शादी में मैं आपको विदाईगिरी अच्छे से दूंगा और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपने बेटे अविनाश की तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराई तो अविनाश भी बोला, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या। सुना है इस बार आप अपने नए जवाई को बाइक देने वाले हैं, मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया था आपने। अविनाश की बात सुनकर शीला जी और आकाश के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं रघुवीर जी बाइक के लिए हाँ ना कर दे। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये सब। पर तभी रघुवीर जी बोले, कंवर साहब उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाए, पर अब आप भी समझिए हमारी मजबूरी। शादी को कुछ दिन ही बाकी है, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा। उनकी बात सुनकर अविनाश ने कहा, फिर अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, तन्वी की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अरे दामाद जी आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए अभी तन्वी की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। रघुवीर जी ने हाथ जोड़कर कहा। अवनी अपनी नम आंखों से ये सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को तार तार होते देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पाले में डालने के लिए ललायत बैठे थे।
आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधी जी, जब तक तन्वी की शादी नहीं हो जाती आप अवनी को यहीं रख लीजिए। तन्वी की शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बस अब हम चलते हैं, कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में रघुवीर जी इतना ही कह पाए, समधन जी आप लोग शादी में जरूर आइएगा, मैं वादा करता हूँ इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए अवनी के ससुराल वाले रवाना हो गए। रघुवीर जी ने खा जाने वाली नजरों से अवनी की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने, अपने ससुराल से रातों रात भाग कर आ गई। हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। पता नहीं क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए, अब क्या आप भी इसके पीछे ही पड़ गए? शीला जी ने कहा तो रघुवीर जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है ये। मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुमसे अपनी ये लड़की नहीं संभली। रघुवीर जी का गुस्सा देखकर शीला जी अवनी को उठाकर अपने साथ ही कमरे में ले गई। खैर आस पड़ोस में सबको कह दिया गया कि अवनी अपनी बहन तन्वी की शादी की तैयारियों के लिए आई है और सब इन बातों को छोड़कर तन्वी की शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब रघुवीर जी ने अवनी को ताना ना मारा हो। 16 दिन बाद तन्वी की शादी का दिन भी आ गया। इसके कुछ दिन पहले भी रघुवीर जी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए। पर इन सब के बीच धीरे धीरे अवनी में बदलाव आने लगे थे। अब वो अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी, पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। फिर शादी का दिन भी आया और अवनी के ससुराल वाले भी बड़े राजा महाराजाओं जैसी ठसक दिखाते हुए शादी में आए। आते ही सबसे पहले अवनी की सास ने उसे टोक दिया, जी भर गया मायके से या फिर कुछ दिन और रहना है। पर अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी शादी में दोनों माँ बेटे अपनी मनमानी करते रहे और अपनी ठसक दिखाते रहे। पर फिर भी तन्वी की शादी भी अच्छे से हो गई और वो अपने ससुराल विदा हो गई। अब बात विदाई पर आई। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार रवाना होने लगे। तब अवनी की सास और उसका पति अविनाश रघुवीर जी के पास आए और बोले, अब हमें भी विदा कीजिए, हमें भी हमारे घर जाना है। इससे पहले कि रघुवीर जी कुछ कहते, अवनी अपने सामान के साथ बाहर आई। ना मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र, एक सादा सा सूट पहने वो बाहर आई। उसके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे। ये देखो आपकी बेटी को कैसे तैयार होकर आई है, कोई देखकर कह सकता है कि ये सुहागन है। समधन जी ने कहा। तब अवनी उनके पास आई और वो पेपर्स अविनाश के हाथ में देते हुए बोली, मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ। अविनाश ने पेपर्स खोले, देखे तो वो तलाक के पेपर्स थे। ये देखकर अविनाश गुस्से से अवनी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मजाक है ये, तलाक के पेपर्स तैयार करवा लिए तुमने, इसीलिए बुलाया था। हमें यहाँ पर पत्नी हो पत्नी बनकर ही रहो, वरना तुम्हारी औकात दिखाना भी मुझे आता है। तलाक के पेपर्स का नाम सुनते ही वहाँ खड़े हर इंसान का दिमाग खराब हो गया। समधन जी चिल्लाते हुए बोली, देख लिया अपनी बेटी को, इसीलिए मार खाती है ये, मार खाने का काम तो खुद करती है। ये बदनाम मेरा बेटा हो जाता है। अवनी क्या हरकत है ये, तुझे हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है क्या? किससे पूछकर तूने ये सब किया? रघुवीर जी अवनी को डांटते हुए बोले, कौन सी इज्जत पापा, और किससे पूछना है मुझे? किसे फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ या मर जाऊं? मार मुझे पड़ती है, दर्द मुझे होता है, मेरे शरीर पर अभी भी घाव के निशान है। किसी को फर्क पड़ा है? नहीं ना। इसीलिए अपने बारे में मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा और मैंने सोच लिया है, मुझे इस रिश्ते से निजात चाहिए। अब मुझ में और मार खाने की हिम्मत नहीं है। तूने तलाक लिया तो मैं आपके घर में रहूंगी भी नहीं।
क्योंकि अगर आपको साथ देना होता तो जब पहली बार मुझे इन्होंने बुरी तरह मारकर यहाँ भेजा था तभी साथ दे चुके होते। 4 साल से बर्दाश्त नहीं कर रहे होते और हर बार समझा कर मुझे वहां नहीं भेजते। पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है, आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। रघुवीर जी की बात को काटते हुए अवनी ने कहा। फिर उसके बाद अविनाश की तरफ पलटते हुए बोली, और आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं मिलने वाला आपको यहाँ से। जब उनकी बेटी ही आपके घर की बहू नहीं रही तो आपको क्या विदाईगिरी मिलेगी? अब तो कोर्ट में ही मिलिएगा। कहते हुए अवनी अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गई। सबसे पहले उसने अपनी सहेली के घर में शरण ली और अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस दायर किया। उसके शरीर पर पड़े निशान और आस पड़ोस के लोगों की गवाही के आधार पर ये इल्जाम उसके ससुराल वालों पर साबित भी हो गया, जिससे उसे तलाक भी आसानी से मिल गया, साथ ही गुजारा भत्ता भी। इस दौरान रघुवीर जी उसे लेने 2 बार आए भी, लेकिन उसने मायके जाने से साफ इनकार कर दिया। आज वो एक कंपनी में जॉब कर रही है और अपने पैरों पर खड़ी है। शादी को लेकर हुए कड़वे अनुभव के कारण वो अभी पुनर्विवाह के बारे में नहीं सोचती। कंपनी की तरफ से उसे फ्लैट मिला हुआ है, अब उसी में वह रहती है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बसर कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।